अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Audio Jungle. कैसे आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। फाइनली हम लोगों ने बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो लेकर आया है आप लोग के लिए, और ये वीडियो नया के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो में हम लोग 12 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री का चैप्टर, या कह सकते हैं हम लोग यूनिट 1 का 1.1 को पूरा तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, चैप्टर हिस्ट्री में आप लोग का 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, यूनिट 1 में 3 यूनिट है, यूनिट 1.1, यूनिट 1.2 और यूनिट 1.3। और हर यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यूनिट 1.1 वीडियो 1 को पूरा तरीक़ा से समझेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने 1.1 पूरा पढ़ लिया है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है ये वीडियो। उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ पूरा टॉपिक को ईज़िली कवर कर जाएंगे, बल्कि साथ साथ एचएस में जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो क्वेश्चन भी 1 to 1 पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना, कि चैप्टर पढ़ाने के बाद भी जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ एमसीक्यूज उनको समझ ही नहीं रही है कहाँ से आ गया, एकदम नया होता है इनके लिए। क्योंकि वो सब जो एमसीक्यूज है ना, उसको हम लोग कहते हैं हिडन एमसीक्यूज, यानी वो एमसीक्यूज जो टॉपिक से रिलेट तो करते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में कहीं नहीं दिखता हो, वो ऐसे एमसीक्यूज है। वो सभी एमसीक्यूज को भी हम लोग टॉपिक से रिलेट करके पढ़ेंगे। यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बिना किसी वक्त गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो के फ़ायदा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी शेयर करना है कि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका एचएस में होने वाले एग्ज़ाम में 1.1 से जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, मोस्ट ऑफ द चांस है इस वीडियो से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक लंबा वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देके अपना कंसेप्ट को क्लियर करिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, 1.1 का जो सबसे पहला हेडिंग है वो है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर। हम लोग आगे पढ़ेंगे हर ट्रैवलर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हेडिंग को समझते हैं। प्रॉपर हेडिंग क्या है? हेडिंग, क्योंकि अगर जब तक हम लोग हेडिंग नहीं समझते हैं तो चैप्टर का कंटेंट समझ में नहीं आता कि चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हेडिंग जो है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर। जब भी हम लोग कहेंगे थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इंडिया को समझने का कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के ज़रिए जो लोग इंडिया के बाहर से आए और इंडिया में रहे, इंडिया को देखा, और देखने के बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ डायरी और बुक में पब्लिश किया, बुक में लिखा, और उन्हीं के व्यूज़ को हम लोग आज के दौर में पढ़ेंगे। क्लियर है? यानी जो हेडिंग है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर, इसका मतलब ही ये हो रहा है कि हम लोगों को उन सभी ट्रैवलर्स का व्यूज़ को, उन सभी ट्रैवलर्स का देखा हुआ चीज़ों के ज़रिए को हम लोग को इंडिया को समझना है। हम लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया को नहीं देखना है। हम लोगों को जो लोग ट्रैवलर्स थे, जो लोग हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक इंडिया उस टाइम में, इंडिया का जो सोसाइटी था, इंडिया का जो पॉलिटी था, वो कैसा था 10 to 17 सेंचुरी तक, उसको हम लोगों को समझना है। और देखिए, इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स लिख कर लाए हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। ये नोट्स जो है हम जो बोलेंगे सेम नोट्स यहाँ ये लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको जो हम समझाएं उसको नोट्स में पढ़कर भी बता देते हैं। जैसे व्हेन वी से थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, इट्स मीन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडिया फ्रॉम द व्यू ऑफ दूस पीपल हु केम फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक अरब, चाइना, यूरोप, whatever saw, wrote and felt about India help us to learn about Indian past। यानी हम लोग को इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं किसके व्यूज़ के ज़रिए? जो लोग बाहर से आए, जो ट्रैवलर्स थे, उनके व्यूज़ के ज़रिए हम लोगों को इंडिया को समझना है। क्योंकि वही लोग जो थे जिन्होंने इंडिया को अपने ज़रिए से देखा, उनके बारे में लिखा, उनसे सीखा, और आज लोग हमको उनके व्यूज़ के ज़रिए इंडिया को समझना है। ठीक है? हम लोग अब इसके बाद जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए हो 10 to 17 सेंचुरीज़ के अंदर में,
हर ट्रैवलर्स के बारे में 1 to 1 पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन 1 to 1 पढ़ने से पहले हम लोग को आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं ट्रैवलर्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रैवलर्स इंडिया आए 10 to 17 सेंचुरी तक इंडिया में आए, तो वो कौन सी चीज़ें इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसका वजह से वो ट्रैवलर्स इतना ज़्यादा इंडिया से मुतासिर हो गए, इंडिया की तरफ इतना आकर्षित हो गए, इंडिया से इतना अट्रैक्ट हो गए कि वो सभी इंडिया में आने के लिए शौक़ रखते थे। तो चूँकि उस टाइम का इंडिया का ब्यूटी आज का इंडिया का ब्यूटी से बहुत अलग था। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम जो हवा में सांस ले रहे हैं, हवा में कितना तरह का गैस मिक्स हो गया है, क्योंकि उस टाइम में ना कोई फ्रिज था, ना एसी था, ना बाइक था, ना किसी तरह का जहरीला गैस था। उस टाइम का जो इंडिया का नेचर था, इन्वायरमेंट था, बहुत ही साफ़ होता था। उस टाइम का जो पानी होता था, नदियाँ होती थी, रिवर्स होते थे, बहुत ही साफ़ होते थे। जो भी ग्लेशियर्स वगैरह होते थे, पहाड़ वगैरह होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते थे। आज के टाइम में ना हम लोग इतना सारा गाड़ियाँ बढ़ गया है, धूप बढ़ गया है, ग्लोबल आप देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि नदी जो है इतनी ख़राब होती जा रही है गैस वजह से। लेकिन उस टाइम आज से लगभग 1000 साल पहले का जो इंडिया था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। और यही वजह है कि इंडिया में उस टाइम बाहर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इंडिया का ब्यूटी को देखकर, क्योंकि इंडिया का जो रिवर्स है, माउंटेन्स थे, और उस टाइम में जो इंडिया का अचीवमेंट्स था ना, 1000 साल जब 1000 AD चल रहा था, उससे पहले इंडिया ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इंडिया में उस टाइम में 1000 AD से पहले इंडिया में बहुत बड़े बड़े राजा गुजरे हैं, चाहे वो अशोका हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो। जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं वो अपने देश का अचीवमेंट बताती है। तो उस टाइम का जो अचीवमेंट वगैरह था वो सब अट्रैक्ट करते थे बाहर के ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यही वजह है कि उस टाइम जो लोग थे वो लोग 10 to 17 सेंचुरी के दरमियान बहुत ज़्यादा आए। और वो लोगों जब इंडिया में आए तो उसमें से जो ज़्यादातर लोग थे उसने क्या किया, इंडिया में रहने के बाद इंडिया के लोगों के बारे में लिखा, और लिखने के साथ साथ जब उन्होंने अपनी किताबें हमारे पास छोड़ दी, अपना डायरीज़ को पूरी दुनिया में फैलाया, तो उसके डायरीज़ से हमें इंडिया के बारे में समझ में आने लगा, इंडिया को हम बहुत अच्छा तरीक़ा से जान पाए। तो इसी वजह कर वो जो ट्रैवलर्स थे उनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और उन्हीं के नज़रिए से हम लोग इंडिया को अभी समझेंगे। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ट्रैवलर से रिलेट करते हैं, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको एक बार एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो ट्रैवलर्स इंडिया के बाहर से आए वो थे कौन, जो इंडिया में आकर इंडिया के बारे में इतनी सारी बातें लिखी, तो वो थे कौन। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिखा है पहले पॉइंट में कि फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया, तो वो थे कौन, जो 10 to 17 सेंचुरी से इंडिया में आए, चाहे वो अरब से हो, पर्शियन हो, या यूरोप से ट्रैवल करके आए हो। वो लोग या तो मर्चेंट्स थे, या तो स्कॉलर्स थे, या तो एम्बेसडर्स थे। ये लोग क्या होते हैं, मर्चेंट का मतलब होता है जो हिंदुस्तान या फिर किसी भी देश में, यानी वो लोग जो तिजारत करने आते हो, तिजारत करते हो, बिज़नेस करते हो, उसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स। एक होता है स्कॉलर्स, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या होता है, वो इंडिया में आए किस लिए, वो इंडिया में आए इंडिया का नॉलेज हासिल करने। और एक होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर वो होते हैं जो किसी राजा की तरफ से भेजा हुआ आता है, इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं एलची, यानी वो जो पैगाम अपने राजा की तरफ से इंडिया में या किसी देश में या किसी दूसरे राजा के पास लेकर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर। तो जो वो लोग ट्रैवलर्स थे, वो जो इंडिया आए, वो यही 3-4 तरह के लोग थे, और इन्हीं 3-4 कारण से इंडिया में आते थे। या तो वो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, या तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में आए नॉलेज हासिल करने, और कुछ लोग थे जो कहीं किसी और के राजा महाराजा से ताल्लुक़ रखते थे और इंडिया में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए एम्बेसडर के तय बनकर आए, ठीक है। अब वो जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो अपने पास एक डायरी और या तो ट्रैवल जोस रखते हैं। ट्रैवल जोस का मतलब होता है सफ़रनामा, इसको उर्दू में कहते हैं सफ़रनामा। तो डायरीज क्या होता है, वो ट्रैवलर्स जो डायरीज या ट्रैवलर्स लिखते हैं वो अपना जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं उसमें।
ये डायरीज और ट्रैवलर्स होता क्या है, डायरीज में यानी वो ट्रैवलर्स अपना हर दिन का रिकॉर्ड वो अपना डायरी में लिखते हैं। यानी एक दिन जो उनके साथ जो भी हुआ वो उस दिन का डेटा, उस दिन की यादें, उसको आप अपने डायरीज में लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायरी। अब ट्रैवलर्स क्या होता है, उस टाइम में कुछ ट्रैवलर्स ऐसे थे जो हर दिन नहीं लिखते थे, बल्कि अपना पूरा जो जर्नी को जिया, उस पूरे वक्त को, पूरे टाइम को, उसने जो भी चीज़ें देखी उस टाइम पे, उसको एक ही मार में किसी चीज़ में लिखते थे, इसको कहते हैं सफ़रनामा या ट्रैवलर्स। और ये दोनों ही चीज़ें आज के टाइम पे एक अहम सोर्स, एक अहम इंफॉर्मेशंस है उस टाइम का बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इसी वजह है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो हिस्टोरियंस हैं आज के टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि वो लोग जो इंडिया आए, इंडिया के बारे में लिखे तो कौन सी ज़ुबान में, इंडिया की ज़ुबान में तो नहीं लिखे होंगे कि वो इंडिया की ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते नहीं थे। तो मुस्लिम जो नॉर्मल होते थे, जो बाहर से मुस्लिम आते थे ट्रैवलर्स बन के, या तो अरबिक में लिखते थे या पर्शियन में, यही दो भाषा में नॉर्मली मुस्लिम्स लिखा करते थे। अब कुछ लोग जो यूरोप से आते थे, यूरोप एक बड़ा कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आती है और यूरोप में बहुत सारे लैंग्वेज यानी ज़बानें बोली जाती है। तो जो लोग यूरोप से आए वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग किताबें लिखते थे, डिफरेंट कंट्रीज, और जो आज के टाइम पे हेल्प करती है बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए, बहुत। अब वो कंटेंट क्या होता है, जैसे कि इस पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 में कंटेंट ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स। वो ट्रैवलर्स जो अपनी किताबें लिखा करते हैं, अपनी डायरीज लिखा करते हैं या सफ़रनामे लिखा करते हैं, उनका लिखने में जो कंटेंट क्या होता है, मुद्दा किन किन मुद्दे पर वो बात करते हैं। तो वो किन किन मुद्दे पर बात करते हैं, वो ट्रैवलर जो इंडिया में आया वो इंडिया के सबसे पहले तो इंडिया के सोसाइटी के बारे में लिखते हैं कि इंडिया का उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था, लोगों के दरमियान कल्चर के कौन सा कल्चर वो लोग यूज़ करते थे, उस टाइम पे जो लोग रहते थे अपना ज़िंदगी को गुजारने के लिए क्या कैसे जिया करते थे, उनका इकोनॉमी का ज़रिया क्या था, और उस टाइम में जो भी हिस्ट्रीज़ था उनके बारे में लिखा। और उसके साथ साथ उन लोग जब इंडिया में रहे तो इंडिया के कल्चर, इंडिया के कस्टम्स यानी रस्म व रिवाज को ऑब्ज़र्व किया, इंडिया के फेस्टिवल्स को देखा, हिंदुस्तान यानी आम लोगों के ज़िंदगी के डेली रहने सहने के तरीके को देखा, और जो मार्केट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के लोग और बाकी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में जब तिजारत करने के लाते थे तो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा तादाद में महंगे जेवरात, महंगी चीज़ें और उसके साथ साथ मसाले यानी स्पाइस लेके जाते थे, क्योंकि इंडिया में ही वो चीज़ बहुत सस्ते दामों में मिलती थी और बाकी कंट्रीज़ में वही चीज़ काफ़ी महंगे दामों में मिलती थी। यही वजह है कि उस टाइम पे इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ये समझ के आ गया। अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज बैरियर के ऊपर। लैंग्वेज बैरियर होता क्या है, उस टाइम जो लोग थे ना उन लोग को इंडिया का लैंग्वेज आता नहीं था, तो बहुत ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी कि इंडिया के लैंग्वेज को ना जानने के वजह से वो लोग इंडिया के बहुत चीज़ों को मिस, इंडिया के रस्म रिवाज हो गया, इंडिया के ट्रेडिशंस हो गया, उन लोग को लैंग्वेज के वजह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बहुत कुछ लिख भी नहीं पाए। लेकिन जितना कुछ लिखा इंडिया के बारे में वो आज के टाइम पे बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है, बहुत ही वैल्यूएबल, समझ रहे आप, महंगा। अब मूवमेंट कन्फाइंड किसको कहते हैं, मूवमेंट कन्फाइंड का मतलब आता है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाना। मतलब जो लोग सेंट्रल एशिया से आते हैं या फिर समुंदर से होते हुए आते हैं, एक तो ट्रैवल करने में बहुत वक्त लगता है। आज के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं, अगर ट्रेन से भी यहाँ से हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, एक मुंह से दूसरे रुख तक का, तो 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है ट्रेन से जाने में। ऐसी तो यही वजह का, और उस टाइम पे तो ना बसें हुआ करती थी, ना गाड़ियाँ थी, ना कुछ था, सिर्फ क्या था, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, चैरियट्स यानी रथ वगैरह हुआ करते थे। तो इसी के लिए ट्रैवलर्स बहुत मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। तो जो लोग सेंट्रल एशिया से आते थे या फिर कोस्टल एरिया में जहाज़ों से आते थे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा
आसपास के इलाके में घूमते थे, बहुत अंदर तक जा नहीं पाते थे, पूरा कंट्रीज़ को फाइंड आउट करके घूम नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उन लोग के बाद बहुत इन्फॉर्मेशन सुना के उन लोगों ने आज के वक्त के लिए बचा कर रखा अपने डायरीज, बुक्स, टेबल्स में। ये हम लोग ने बस अभी तक जाना ट्रैवलर्स के बारे में, ट्रैवलर्स कौन थे, वो इंडिया में किस मकसद से आए, और ट्रैवलर्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थी उनके बारे में समझा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स से 1 to 1 इसके बारे में समझेंगे, 1 to 1 ट्रैवलर्स। इंडिविजुअल ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में अराइवल कैसे होता है। हम लोग ये तो जानते हैं कि फ़र्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम हैं, ठीक है। तो और माना जाता है कि 8th सेंचुरी के आसपास ही इंडिया में मुसलमानों का ट्रैवलर्स का जो तादाद है वो बढ़ता है। लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम ट्रैवलर्स जो धीरे धीरे करके इंडिया में विज़िट करना स्टार्ट किए, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी अर्ली मेडिवल दौर में कई मुल्कों से लोग जो यानी मुसाफिर जो इंडिया आए थे, उनमें से कुछ लोगों ने अपने सफ़रनामे को, अपने सफ़र के तजुर्बा को लिखा, जिन्हें हम ट्रैवल्स डायरीज़ यानी ट्रैवलर्स यानी सफ़रनामा कहते हैं। उनकी लिखी हुई बातें हमें उस वक्त के इंडिया की ज़िंदगी, उसके कल्चर और सोसाइटी को समझने में मदद करती हैं। और यही वो लिखावटी चीज़ें तारीख़ी तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मुसाफिर, देखिए होता क्या है ना, कुछ ट्रैवलर्स जो होते हैं वो खुद इंडिया में ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हैं और ख़ुद से उस डायरीज़ को, उसके ऊपर बुक लिखते हैं। और कुछ ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो कभी इंडिया में विज़िट नहीं किया है, लेकिन जो विज़िट किया है उनके बारे में उनसे सुनकर लिखा करते हैं। जिसमें से हम यहाँ पर जैसे पॉइंट को हाईलाइट किए हैं, जैसे कि सुलेमान ताजिर जो कि एक मर्चेंट है, उन्होंने सुनकर दूसरे से एक किताब लिखी जिसका नाम है अखबार सिंध वल हिंद। ये किताब इन्होंने खुद जाकर इंडिया में विज़िट करके नहीं लिखा, ये किताब इन्होंने दूसरों ट्रैवलर्स से सुनकर लिखा, और जिन्होंने लिखा उनका नाम है सुलेमान ताजिर, जो 851 सेंचुरी के आसपास ये किताब लिखी थी। अब हम लोग बात करेंगे अल-बैरूनी के पास। अल-बैरूनी 10th सेंचुरी का टाइम का एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर है, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही इल्म से भरपूर ट्रैवलर है। इसका इमेज हम ऐड किए हैं, ये उसका एजेड वाला इमेज है, बट वो जब ट्रैवलिंग किया था तो बहुत ही यंग एज में ट्रैवलिंग किया था, ठीक है। खैर देखिए, अबू रैहान यानी अल-बैरूनी का जो असल नाम क्या है, असल नाम कह सकते हैं या फिर पूरा नाम अबू रैहान अल-बैरूनी। अल-बैरूनी का पूरा नाम क्या है, अबू रैहान अल-बैरूनी, जिनकी पैदाइश होती है 4 सितंबर 1973 में ख्वारिज़म, जिसको आज के टाइम पे हम उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत ही ज़हीन और इल्म से भरपूर शख्स थे, जिन्होंने लगभग 150 बुक्स लिखी थी। इनमें से जो ज़्यादातर जो बुक थी, कह सकते आधी जो बुक थी, वो उन्होंने मैथमेटिक्स पर लिखी, और बाकी जो किताबें लिखी वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। और अल-बैरूनी थे वो ईस्टर्न इस्लामिक दुनिया में रहते थे। ईस्टर्न इस्लामिक दुनिया मतलब ईरान के इलाकों में, पर्शियन ईरान के इलाकों में, इराक़ के इलाकों में वो रहते थे। और उस वक्त जब सियासत में काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था, सियासत के लिए लोग काफ़ी झगड़ रहे थे, उस वक्त वो ईरान के गुरगान शहर में उनकी एक मुलाकात होती है, साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर फ़िलासफ़र्स, जिसका नाम था एविसेना, जिसकी मुलाकात होती है और दोनों ने मिलकर अपने एक दूसरे से आइडिया शेयर किया। और अब एक बहुत बड़ा नाम आता है सुल्तान महमूद गज़नी की। इसको भी हम लोग 1 to 1 पढ़ेंगे। सुल्तान महमूद गज़नी कौन है? सुल्तान महमूद गज़नी एक ऐसा शख्स है जिसने 1000 AD में इंडिया में पहली बार हमला करना स्टार्ट किया और लगभग इंडिया पर 17 मरतबा हमला किया। कितना? 17 टाइम्स, यानी 1000 से लेकर 1027 AD तक का 17 मरतबा इंडिया में हमला किया। और जब इंडिया में वो पहली बार हमला करने जा रहा था ना गज़नी, तो वो अल-बैरूनी को ईरान से
गुलाम बनाकर या फिर कैदी बनाकर उसको किसी वजह कर उसको लेके चल गया अपने साथ। गज़नी क्या है? गज़नी अफ़गानिस्तान का एक शहर का नाम है, इलाके का नाम है। वो अपने साथ उसको गज़नी लेके आ गया इंडिया में हमला करने के लिए। जब बहुत दिन तक गज़नी में अल-बैरूनी रहता है तो अल-बैरूनी के इल्म से, अल-बैरूनी की तालीम से इतना मुतासिर हो जाता है महमूद गज़नी के, वो उसको अपने दरबार का एक पोइट बना लेता है। और उसको जब पहली बार वो इंडिया में हमला करने जाता है तो इंडिया में उसको अपने साथ हमले के दौरान लेके चलता है। और जैसे ही वो इंडिया जाता है बैरूनी गज़नी के साथ, उसको इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, उसका खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में माहिर था। जैसे कह सकते हैं आप अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, हिब्रू हो गया। और जब वो इंडिया आया तो उसको संस्कृत से भी प्यार हो गया और उसने संस्कृत भी सीखा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है कि कौन सा ट्रैवलर्स जब इंडिया आया तो उसने इंडिया में आने के बाद संस्कृत का लैंग्वेज भी सीखा, तो वो अल-बैरूनी था, ठीक है। और उसमें इसके साथ साथ उसने संस्कृत टेक्स्ट को भी अपने अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। जैसे कि पतंजलि एक संस्कृत किताब है, संस्कृत बुक है, जिसको उसने अरबिक में ट्रांसलेट किया। उसके साथ लग एक ग्रीक बुक है जिसका नाम है यूलिसाइड, उसको भी उसने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। और अल-बैरूनी पहला एक शख्स था जिसने कहा कि भगवत गीता जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे सेंट्रल, सबसे धार्मिक किताब है। कौन सी किताब? भगवत गीता हिंदुज़म के लिए सबसे धार्मिक किताब है। और ये सभी चीज़ें जानने के बाद जब वो बहुत दिन तक हिंदुस्तान में रहे, तो हिंदुस्तान में रहने के बाद उसने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी हिंदुस्तान के ऊपर, जिसको कहा जाता है तहकीके हिंद। क्या कहते हैं हम लोग? तहकीके हिंद, यानी हिंदुस्तान की तहकीक, हिंदुस्तान की खोज, यानी एन इंक्वायरी इनटू इंडिया। और ये किताब इसने अरबिक में लिखी, किसमें? अरबिक में लिखी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी किताब तहकीके हिंद को इंग्लिश वर्जन में किसने ट्रांसलेट किया? वो इसमें मेंशन नहीं मिलेगा आपको बुक में, बट आपको हम अलग से बताते रहे, मे भी आपको वो क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसने तहकीके हिंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसका नाम था एडवर्ड डी सचाव। कौन था? एडवर्ड, खैर आप समझ जाइए इसको, एडवर्ड डी सचाव, ये आपको जानना ज़रूरी है। सचाव वर्ड तो आपको मिलेगा, कन्फर्म है, क्वेश्चन आ सकता है कि तहकीके हिंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो तहकीके हिंद को ट्रांसलेट पहली बार किसने किया था इंग्लिश में? एडवर्ड डी सचाव ने किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसकी किताब अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज की किताब है, जिसमें इंडिया के बारे में बहुत जानकारी है। इसी वजह कर तारीख में तहकीके हिंद को अलग से पढ़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम लोग को तहकीके हिंद के बारे में, जिसको हम लोग उर्दू में एक और अल्फाज, एक और ज़बान में कहते हैं किताबुल हिंद, ठीक है। तहकीके हिंद का दूसरा नाम क्या है? किताबुल हिंद। तो तहकीके हिंद, जैसे कि आप लोग जानते हैं अल-बैरूनी जो कि एक स्कॉलर है जिसकी पैदाइश होती है उज़्बेकिस्तान में 1973 में, और इसे ड्यूरिंग सुल्तान मोहम्मद गज़नी के टाइम पे जब वो इंडिया में इन्वेट कर रहे थे तो उसको साथ में लेके गया गया था गज़नी में। और जब वो इंडिया आए रहने के लिए, अटैक करने के लिए, तो उस टाइम पे अल-बैरूनी पंजाब के इलाके में रहे और पंजाब के इलाके में रहकर उसने इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने बहुत ही मुश्किल ज़बान सीखी इंडिया की, जिसको हम लोग संस्कृत कहते हैं। और संस्कृत सीखने के बाद उसने हिंदुज़म के रिलीजन्स को समझा, उस टाइम के साइंस को समझा, रस्म व रिवाज को समझा, और सब कुछ को समझने के बाद फाइनली उसने एक किताब लिखी जिसको हम लोग कहते हैं तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। और ये किताब जो थी उनका 80 चैप्टर पर मुश्तमल थी और इस चैप्टर में बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट को कवर किया गया, जैसे इंडियन फ़िलासफ़ी, सितारों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन के बारे में, और आसपास में जो समाज था, एनवायरनमेंट के, और जो उस टाइम पे कानून का इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में। उनको बहुत ज़्यादा तादाद। और अल-बैरूनी जो थे उन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा।
क्योंकि इंडिया का कास्ट सिस्टम उस टाइम का सोशल प्रॉब्लम में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि हिंदुज़म में 4 कास्ट हुआ करते हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्रा। ये 4 कास्ट हायरार्की में बटे हुए थे। ब्रह्मा सबसे हायर यानी ऊपर वाला कास्ट हुआ करता था, और ये उस टाइम पर अल्बेनियन को बहुत गलत लगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो किताब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिज बुक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट इंडियन इन अर्ली मिडिवल पीरियड। यानी कोई भी जो हिस्टोरियंस है आज के टाइम पे, उनको अगर मिडिवल पीरियड के बारे में जानना होता है स्टार्टिंग के दौर का, तो वो अल्बेरूनी की किताब को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उनके बुक में बहुत ही डिटेल में उस टाइम के इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। अभी तक क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा अल्बेरूनी के बारे में। मार्को पोलो एक इटली का रहने वाला शख्स था, एक नौजवान था जिसकी पैदाइश 1254 में होती है। मार्को पोलो एक ट्रेड मर्चेंट था। जैसे कि आपको पता है, मर्चेंट एक तिजारतकार को कहते हैं, बिजनेसमैन को कहते हैं। और मार्को पोलो इटली के शहर वेनिस में रहता था। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत 1271 में की, और जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो जर्नी में स्टार्ट के साथ साथ उसने अपनी जर्नी अपने फादर निकोलो और अपने अंकल मैथ्यू के साथ स्टार्ट की। और इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एकल से होते हुए एशिया, सेंट्रल एशिया घूमकर चाइना पहुंचा। अब एकल क्या है? एकल एक तरह का जगह सिटी है। ये एकल सिटी आज के टाइम पे इसराइल में पाया जाता है, और इसराइल के एकल सिटी से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं, और सेंट्रल एशिया की तरफ से फाइनली वो कहाँ पहुंचते हैं? चाइना। तो मार्को पोलो ने चाइना की तरफ विज़िट किया, और चाइना से विज़िट करने के बाद वो इंडिया में भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले मार्को पोलो के बारे जानते हैं कि मार्को पोलो चाइना में आए तो किससे मिले, क्या मकसद से आए। तो जब वो चाइना आए तो चाइना आने के बाद वो एक मुलाकात होती है उनका मंगोल रूलर कुलबई खान से। कुलबई खान को मार्को पोलो बहुत पसंद आया। जैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द इम्पेरर वॉज वेरी impressed by young Marco Polo and sent him on diplomatic mission including to India। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यानी कुलबई खान मार्को पोलो से इतना ज़्यादा मुतासिर हो गया कि उसको इंडिया भेजा गया एक मिशन पे, एक डिप्लोमेटिक मिशन पे इंडिया भेजा गया। और इंडिया और ये जो कुलबई खान है, कुलबई खान ने ही मार्को पोलो को एक टर्म से नवाजा था, जिसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ मिडिवल ट्रैवलर। यानी आपका मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंस ऑफ मिडिवल ट्रैवलर किसे कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ मिडिवल ट्रैवलर मार्को पोलो को कहा जाता है। तो मार्को पोलो को जब कुलबई खान ने इंडिया में भेजा एज अ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने के लिए, तो मार्को पोलो एशिया के बहुत हिस्सों से होते हुए 1 सेकेंड, तो मार्को पोलो ने एशिया के कई हिस्सों का सफ़र किया। वो अलग अलग मज़हब, तहज़ीब और अलग अलग जो बिज़नेस के सिस्टम से, ट्रेडर्स के सिस्टम से, उनसे बहुत एक्सपीरियंस लिया। और फाइनली 1295 तक का, यानी 1295 तक का वो इंडिया में रहते हैं। और फाइनली इंडिया के वो 1295 में अपने घर यानी वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वो रवाना कहाँ से होते हैं? वो इंडिया के सुमात्रा एक आइलैंड है इंडिया का, वहाँ से होते वो पर्शिया की तरफ से रिटर्न होते हैं, और फाइनली वो पहुँच जाते हैं। लेकिन पहुँचने के बाद उन्होंने क्या, वो वेनिस और जेनुआ दो अलग अलग सिटी है, और दोनों के दरमियान एक वॉर हो जाती है। और इस वॉर में मार्को पोलो वेनिस की तरफ से एज ए सोल्जर लड़ रहे थे। और जब वेनिस हार जाता है तो वेनिस हारने के बाद मार्को पोलो को गुलाम बना लिया जाता है, प्रिजनर बनाया जाता है जिनेवा के सोल्जर्स के जरिया। और जब मार्को पोलो को गुलाम बना लिया जाता है तो मार्को पोलो के साथ उसका जो सेलमेट था, यानी जेल में जिस शख्स के साथ जो था, जिसका नाम था रस्टिचेलो डे पिसा, एक वो भी एक किसी कंट्रीज़ का रहने वाला था। जब वो अपने सेलमेट से मिलता है तो सेलमेट से मिलने के बाद उसने अपना पूरा कहानी को, अपना पूरा जर्नी को उसने अपने दोस्त रस्टिचेलो डे पिसा के साथ शेयर करता है। और उसने
और जो दोस्त होता है उसने इसका बातों को फ्रेंच में लिखना शुरू किया और बिना किसी वक्त गवाए हुए उसने एक नए स्टोरीज़ को डेवलप कर दिया और इसको जब पब्लिश किया तो उसका नाम रखा द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। एक बहुत ही मशहूर किताब जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशंस लिखा गया है जहाँ जहाँ मार्को पोलो विज़िट किया, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या सेंट्रल एशिया हो, मार्को पोलो ने जिस जिस इलाकों में विज़िट किया उस इलाके का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो जो बुक थी उसमें मिल जाता है। और इसमें उसने इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के रिलीजन और इंडिया के रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में लिखा। तो मार्को पोलो से क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन के वो कब, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन के वो वेनिस से कब निकला एज अ मर्चेंट। तीसरा क्वेश्चन के वो मंगोल के कौन से रूलर के पास आया। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो इंडिया में भी अपने वेनिस के शहर के लिए कब रवाना होता है और वो अपने कौन से फ्रेंड के ज़रिया अपना बुक को पब्लिश करवाता है। तो रस्टिचेलो डे पिसा, और इसका बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। इसी तरह हम लोग बाकी टॉपिक्स को भी MCQs को पढ़ते के साथ साथ कवर करेंगे। इब्न बतूता एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर था, एक बहुत ही फेमस मुस्लिम ट्रैवलर था जो 1304 में मोरक्को जो एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, और मोरक्को में एक शहर है तंजीर के इलाके से, तंजीर में एक शहर है मोरक्को का, वहाँ से निकलता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो कई इस्लामिक कंट्रीज़ का सफ़र करता है और कई इस्लामिक कंट्रीज़ का सफ़र करने के बाद वो फाइनली 1333 में इंडिया पहुंचता है। और जब वो 1333 में इंडिया पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सुल्तान महमूद, उस टाइम पे इंडिया पे जो हुकूमत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का हुकूमत चल रहा था। और जब वो इंडस वैली आते हैं तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उस टाइम पे दिल्ली पे राज कर रहे थे हुकूमत, तो उसने बहुत ही दिलजोशी से, बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया। और मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए, उनके फ़िलासफ़ी से, उनके स्कॉलरशिप से, उनके तालीम इल्म से इतना ज़्यादा मुतासिर हो गए कि उन्होंने उनको अपने सल्तनत में कई साल तक काजी बना के रखा, जज। एक बहुत ही अहम बात है कि आप बाहर से वो आए हुए किसी शख्स को काजी बना लें, तो सोचिए कितना दानिशमंद हो सकता है इब्न बतूता। और उसके साथ साथ उसने 1342 में, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग को एम्बेसडर वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में, देख सकते हैं 1342 में सुल्तान ने इसको भेजा एम्बेसडर बनाकर चाइना। एम्बेसडर का एक नाम होता है सफ़ीर, चाइना भेजा और वो बहुत साल तक चाइना में रहा, उससे बातचीत किया और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ बनाने में बहुत अहमियत का रोल अदा किया। और फाइनली इब्न बतूता चाइना के बंदरगाह शहर ज़ैतून में कुछ वक्त रहे और वहाँ से निकलने के बाद वो मोरक्को के लिए 1353 में निकल गए। और वो कहाँ से निकले? सुमात्रा, मालाबार कोस्ट, बंगाल और आसाम के इलाकों से होते हुए वो अपने शहर, अपने कंट्री मोरक्को के लिए निकल जाते हैं। और जब जब वो वापस से मोरक्को गए ना, तो वहाँ उसने अपने सफ़र यानी अपने जर्नी का तजुर्बा एक पोइट जिसका नाम था इब्न जुज़ै अल-क़ल्बी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, पोइट का नाम इब्न जुज़ै अल-क़ल्बीस। ये एक बहुत ही फेमस पोइट थे उस टाइम पे मोरक्को के। उसने अपने पूरा जर्नी इनको बताई और इन्होंने एक किताब लिखी, इनका पूरा जर्नी को अरबिक में। इस किताब का नाम था, टाइटल जो था किताबुल रिहला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द बुक ऑफ ट्रैवल्स। और इसमें इब्न बतूता कहते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला है कि जब तू अपनी किताब लिखोगे तो हिंदुस्तान के हर एक शहर के बारे में लिखोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन द इंट्रोडक्शन इब्न रज़िया रूट दैट द सुल्तान वांटेड बतूता टू डिस्क्राइब ऑल द सिटीज़ हैड विजिटेड। तो इस किताब को और भी ज़बान में, जैसे कि फ़्रेंच हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया
और इसी वजह कर आज के टाइम पे इंडिया जो इब्न बतूता है वो एक इब्न बतूता की जो किताब है द किताबुल रिहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है मेडिवल पीरियड के सोर्स से भी, या फिर उसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की सोच से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। अब्दुल रज़ाक जो कि एक एम्बेसडर के तौर पर इंडिया आए थे, अब्दुल रज़ाक का इम्पोर्टेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बुक के ज़रिया 15वीं सेंचुरी का साउथ इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होती है। तो अब्दुल रज़ाक की पैदाइश हुई थी 1413 में और इनकी वफ़ात हुई थी 1482 में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर हेडिंग में। तो वो 15वीं सेंचुरी में इंडिया आए। अब्दुल रज़ाक एक पर्शियन एम्बेसडर थे और उनको इंडिया भेजा गया था एक पॉलिटिकल मिशन के तौर पर, इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करके वापस आना। तो इनको भेजा था शाहरुख ने। शाहरुख कौन है? शाहरुख तैमूर का बेटा है। तैमूर का आप लोग नाम सुने होंगे। तैमूर ने इंडिया पे हमला भी कई मरतबा किया था और तैमूर का बेटा का नाम है शाहरुख। तो शाहरुख ने अब्दुल रज़ाक को इंडिया भेजा एज अ पॉलिटिकल मिशन, और जब वो इंडिया पहुंचता है तो कालीकट के इलाके में पहुंचता है। कालीकट को आज के टाइम पे कोज़ीकोडे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज़ीकोडे, ठीक है। उस टाइम पे कालीकट का जो गवर्नर था वो था जमुरिन, और जो हुकूमत चल रही थी साउथ के इलाके में वो थी विजयनगर, और उस टाइम पे विजयनगर का जो किंग था वो था देवराया II। तो वो जब इंडिया आया तो इंडिया में कुछ साल रहने के बाद फाइनली वो वापस चल जाता है। हीरत अफ़गानिस्तान का एक शहर है। तो जब वो 1414 में जब हीरत वापस चल जाता है तो उसने अपने सफ़रनामे में इंडिया की जानकारी को लिखा और उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था, उसका बुक का टाइटल जो था मतलउस सदैन। उसने मतलउस सदैन जो उसकी किताब थी, उसने अपने किताब में कालीकट और विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल से ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके कल्चर के बारे में, उसके सोसाइटी के बारे में लिखा। रज़ाक ने ये नोटिस किया कि विजयनगर एम्पायर के जो लोग थे बहुत ही क्लासिक थे। उनका क्लास जैसा भी तो गरीब रहे या अमीर रहे, कोई भी तबके से लोग रहे, वो लोग सोना यानी ज्वेलरी गोल्ड ज़रूर पहनते थे। उनके इयररिंग्स, उनके नेक्स वगैरह में गोल्ड हुआ करता था। उनको यानी शौक़ बहुत था इन सब चीज़ों का। उसके साथ साथ उनको लग्जरियस का शौक़ था, और वो लोग, और ये दिखता था कि विजयनगर के लोग कितने ज़्यादा दौलतमंद है, ये ब्यूटी विजयनगर के लोगों में दिखता था। और ये सभी चीज़ें उसने अपनी किताब में लिखी। और इसके साथ साथ वो लिखते हैं कि उस टाइम पे साउथ का जो इलाका था वो ट्रेड के लिए बहुत मशहूर था। विजयनगर के लोग ट्रेड में बहुत आगे थे। और एक चीज़ उनको बहुत अजीब लगी, अजीब कह सकते हैं या फिर फैंटेसी कह सकते हैं, कि वो उसको कालीकट में जो इलाके था, कालीकट का इलाका या फिर मंगलौर का इलाका, वहाँ के लोग उसको बहुत नया लगा। उन लोग का कल्चर, उन लोग का ट्रेडिशन उसको बहुत अलग लगा। तो इससे हम लोग का ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब्दुल रज़ाक की डेथ और उसका बर्थ की पैदाइश कब हुई थी, वो इंडिया के कौन से इलाके में गए, उस टाइम पे कौन सा रूलर रूल कर रहा था, कौन सा एम्पायर था, कौन सा किंग था, और उसके किसने भेजा था, क्या बना के। इससे हम लोग का सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांकोइस बर्नियर, जिनकी पैदाइश होती है 1620 और डेट होती है 1688, फ्रांस के रहने वाला था। फ्रांकोइस बर्नियर पेशा से एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, और उसका ट्रैवलिंग का कुछ ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन उसका शौक़ उस वक्त डेवलप हुआ जब उसके किसी फ्रेंड ने उसको उस फ्रेंड ने उसको बार बार जाने को, ट्रैवलिंग को कहा। तो उसको वो अपने फ्रेंड के बाद पे वो ट्रैवलिंग करना शुरू किया, और वो इंडिया आता है जब 17वीं सेंचुरी में। तो आकर क्या देखता है, उस टाइम पे इंडिया पे मुग़ल का हुकूमत चल रहा था, और मुग़ल के हुकूमत में शाहजहाँ जो था, उस टाइम पे शाहजहाँ का बेटा, यानी शाहजहाँ के जितने बेटे थे ना, सन्स, सभी बेटों के दरमियान झगड़ा चल रहा था तख्त को लेकर के। शाहजहाँ के बाद, उसके फादर के बाद कौन उसके यहाँ पर रूल करेगा। तो वो 1640 देख सकते हैं आप, मीन्स 1658 में वो गुजरात में आता है। और वो जब गुजरात आता है तो उसका मुलाकात दारा शेख से होती है। दारा शेख शाहजहाँ का बेटा था।
और दारा शेख के साथ मिलने के बाद वो बहुत वक्त तक दारा शेखो जो शाहजहाँ का बेटा था उसका एक पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर बन के भी रहा, और बाद में वो औरंगजेब का भी डॉक्टर बना। और इसने जब अपना ज़िंदगी मुग़ल एम्पायर में गुजारी तो गुजारने के बाद उसने अपने किताब लिखा मुग़ल एम्पायर के ऊपर, जिसका नाम था द ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, जिसमें इसने डिटेल में मुग़ल एम्पायर का पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स था उसके बारे में लिखा। और इसके साथ साथ उस टाइम के उस टाइम का जो सोसाइटी था उसको भी डिटेल में लिखा कि किस तरह राजपूत के घराने के लोग उस टाइम के शौहर के मर जाने पे जो उनकी औरतें होती थी उनको ज़िंदा जला दिया जाता था। ये उसने अपनी किताब में लिखा उस टाइम की सोसाइटी के बारे में। और इसने एक और बात लिखी जो आज के स्टूडेंट्स कहते हैं कि गलत है, कि उस टाइम में जो लोग होते थे उन लोगों के पास अपना खुद का प्राइवेट ओनरशिप लैंड नहीं होता था। यानी प्राइवेट लैंड ओनरशिप मतलब किसी भी शख्स के पास खुद का ज़मीन नहीं होता था। बट बहुत से स्टूडेंट्स जो आज के वक्त में हैं वो गलत कहते हैं कि उनका मानना है कि हम लोग के पास ये रिकॉर्ड है कि जो फार्मर्स और कुछ इंडिविजुअल्स भी थे जिनके पास खुद का ज़मीन हुआ करता था। खैर इनकी कुछ गलतियाँ भी थी इनकी किताब में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो किताब है द ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर वो आज के टाइम पे मुग़ल टाइम के बारे में बहुत ही चीज़ें हम लोगों को बताती है, इसी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रैवलर्स के बारे में समझा और जो ट्रैवलर्स जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स से इंडिया में आए उनको बारे में 1 to 1 पढ़ा। तो अब जब आप सॉल्व करिएगा ट्रैवलर्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझसे मिस हो गया, उसको भी हम आपको बता दे चलें कि मार्को पोलो की इब्न बतूता की जो किताब है एक, तो जैसा कि आपको हम बताए थे कि मार्को पोलो का जो बुक था द ट्रैवल्स, जो मार्को पोलो का जो बुक था उसके बुक को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? उसका नाम है इल मिलियन, मतलब उसका जो किताब का जो एक और नाम है इसको हम लोग कहते हैं इल मिलियन। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द बुक ऑफ मार्को पोलो। तो इसका एक और नाम क्या है? इल मिलियन, जिसको आपको मालूम रखना है। ठीक है, इल मिलियन ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, मे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप लोग से। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रैवलर्स के बारे में क्लियर से पढ़ लिया। अब हम लोग इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ और भी जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं वो उन ट्रैवलर्स के नज़रिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी किताबें में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो कैसे आए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा तो थे नहीं, वो आए तो बाद में आए, तो कैसे आए तो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर। अच्छा एक और बात, हम लोग को पढ़ना है 10 to 17 सेंचुरी तक का, लेकिन हम लोग पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला 1000 to 1500 सेंचुरी और बाद में 150 to 117 सेंचुरी तक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ मुस्लिम केम इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में मुसलमान 3 रास्तों से 3 तरीक़ों से आए। जैसे इस्लाम एंटर्ड इन 3 मेन वेज एंड ईच हैपेंड एट अ डिफरेंट टाइम। जैसे पहला तरीका या फिर पहला रास्ता जिससे मुसलमान हिंदुस्तान में आए, थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए भाई, हिंदुस्तान के साथ जो सेंट्रल एशिया हो, यूरोप हो, बाकी सब कंट्रीज़ हो, वो कह सकते हैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही से हिंदुस्तान में लोग उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो 8th सेंचुरी के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कर रहे थे और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई 570 सेंचुरी में, उस टाइम पे मुसलमान की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और यही वजह कि 8th सेंचुरी आते आते अरब के इलाके से, सेंट्रल एशिया के इलाके से बहुत लोग इंडिया के साथ कनेक्ट होने लग गए तिजारत के घर से। किसके घर से? ट्रेड करने के घर से, थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत कोई इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद वो लोग कहाँ बसने शुरू कर दिया? वो आज के टाइम पे जो मालाबार कोस्ट और
जिसको हम लोग कहते हैं केरल का इलाका है, और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर वो लोग रहने लग गए। तो जब 8th सेंचुरी में मुसलमान इंडिया की तरफ आए तो वो केरल और मालाबार कोस्ट के आसपास के इलाकों में रहना शुरू किया। और उस टाइम पे इंडिया पे किसका हुकूमत चल रहा था? राष्ट्रकूटास एक डायनेस्टी है जो उस टाइम पे दक्षिण में चल रहा था। ठीक है, तो आफ्टर द अरब बिकम मुस्लिम, जब पूरा अरब मुसलमान में बदल गया, जब जो अरबीस लोग इंडिया में आए, या फिर जहाँ सेंट्रल एशिया से जब वो इंडिया में आए, तो इंडिया में जब वो केरल में रहने लगे, तो रहने के बाद वो लोग सबसे पहले क्या डेवलप किया यहाँ पर? तो उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ डेवलप की वो थी मॉस्क्यूज़, और यहाँ पर इस्लाम को थोड़ा बढ़ावा दिया, और उसने आम लोगों और सोसाइटी के साथ ज़्यादा अच्छे से रहने के लिए वहाँ की जो लोकल वुमेंस थी उनके साथ उन लोग ने शादियाँ भी की। और चूँकि मुस्लिम्स और अलग रिलीजियंस के, अलग कम्युनिटी के जब लोगों ने एक साथ शादियाँ की, तो उनके बच्चों को मोपीलिया कहा गया। मोपीलिया का मतलब क्या होता है? ब्रिज ग्रूम चाइल्ड, यानी एक ब्रिज कनेक्टिविटी बनाना, यानी हिंदुस्तान का दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक ब्रिज कनेक्टिविटी बनाने का ज़रिया। ठीक है, तो जो लोग बाहर देश से इंडिया में आए वो केरल के इलाकों में रहे। केरल के इलाकों में रहने के बाद उसने सबसे पहले अपने मॉस्क्यूज़ यानी मस्जिदें बनाई, इस्लाम को फैलाया, और वहाँ के लोकल औरतों के साथ शादियाँ की, और उनके जो बच्चे थे उनको मोपीलिया कहा जाता था, या फिर मोफैल, जिसका मतलब होता है ब्रिज ग्रूम चाइल्ड। एक ऐसा जोड़ा का बच्चा जिसका मतलब होता है वो कनेक्टिविटी बनाना एक कंट्रीज़ के दूसरे कंट्रीज़ से। ठीक है, और एक दूसरा वे थ्रू सूफ़ी सेंट। सूफ़ी सेंट, जैसा कि आपको पता है, हम लोग हमेशा से सूफ़ी मूवमेंट पढ़ते आते होंगे। तो सूफ़ी सेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स या इम्पॉर्टेंट ज़रिया है हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी को बढ़ाने। सूफ़ी होते कौन हैं? सबसे पहला तो सूफ़ी वर्ड अरबी वर्ड से आया है, सफ़। किसके वजह से आया है? अरबी वर्ड सफ़ से आया है। सफ़ को हम लोग कहते हैं वूल एक तरह का कपड़ा होता है, और वो शख्स, वो आम लोग जो एकदम सादा और आम कपड़ा पहनते थे और सिर्फ आम ज़िंदगी को गुजारते थे, उसको हम लोग कहते थे सूफ़ीस। ठीक है, अब ये सूफ़ीस चलन कैसे स्टार्ट हुआ? जब 8th सेंचुरी 6th सेंचुरी में जब जो मुस्लिम जो थे पढ़े लिखे लोग, उनको ये एहसास हुआ कि जो जनरेशन है मुसलमानों की वो धीरे धीरे करके दौलत और ताकत की तरफ राग़िब हो रहे हैं, वहाँ मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम के असल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो उन लोगों ने आने वाले दौर में लोगों तक ये बात को पहुँचाना शुरू किया कि आपको अपनी ज़िंदगी को सादा तरीके से जीनी चाहिए। इसी वजह का जो सूफ़ी लोग होते थे वो सादा कपड़ा पहनते थे, एकदम आम ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, तो 10th सेंचुरी में आपको सूफ़ी मूवमेंट का अलग से एक बहुत बड़ा चैप्टर है 1.2 में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको एक व्यू दे देते हैं। 10th सेंचुरी में सूफ़ी मूवमेंट इंडिया पे आता है, और सूफ़ी लोग का मकसद क्या होता है? इस्लाम को फैलाना और ये बताना कि आप अपने खुदा के साथ, अपने गॉड के साथ किस तरह मोहब्बत के ज़रिए अपने खुदा तक पहुंच सकते हैं और समाज में एक यूनिटी बना के रह सकते हैं। और ये जो सूफ़ीज़ थे ना, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे आम लोगों के साथ। वो हर लोग के साथ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी मज़हब के लोग हो, वो हर मज़हब के लोग को एक नज़रिए के साथ देखते थे, लोगों के दरमियान यूनिटी रखते थे, और बहुत ही कॉमन तरीके से लोगों के साथ फ्रेंडली वे में रहते थे। और यही वजह है कि इंडिया में बहुत लोग सूफ़ीज़ से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, और इसी तरह मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही। अब आता है कन्क्वेस्ट एक बहुत बड़ा मेथड होता है किसी भी इलाके में अपना आबादी को बढ़ाने का। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में, कब? 1712 में पहली बार इंडिया पर हमला किया, इंडिया को इन्वेड करने के लिए। किसको? इंडिया को इन्वेड करने के लिए। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की तो इंडिया के इलाके में सिंध को कैप्चर करने की कोशिश की। किसको? सिंध को, जो आज के पाकिस्तान में है। और जब उसने इंडिया के इलाके को कैप्चर करने की कोशिश की तो उस टाइम पे सिंध के इलाके में जिसका हुकूमत चल रहा था, उस राजा का नाम है
राजा दहीर। राजा दहीर को 712 में वो हराकर सिंध को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद वो उसको लूटना शुरू करता है। लेकिन सिंध को कैप्चर करने के बाद वो आगे नहीं बढ़ा। उसका रीज़न किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि कुछ पर्सनल और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से तो मोहम्मद बिन कासिम किसी इंटरनल और पर्सनल वजह की वजह कर वो और ज़्यादा दूर तक सिंध के इलाके को कब्जा नहीं किया और वो वापस चल जाता है किसी वजह कर। लेकिन वो जिस इलाके में कब्ज़ा किया ना, वो इलाके में मुसलमानों को आबाद करके गया और वो मुसलमान 400 साल तक उस इलाके में रहे। और जब इलाके में रहे तो धीरे धीरे करके इंडिया के कल्चर को ऑब्ज़र्व किया और धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा इंडिया में इंटर करते गए। और ये इलाका जो सिंध में था वो बाद में जाकर बाकी मुसलमान लीडर्स के लिए एक रास्ता बना इंडिया को इन्वेड करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब सिंध के इलाके में पहला बार इन्वेड करने की कोशिश की तो उस टाइम जो हुकूमत चल रहा था राजा दहीर का, उसको हरा कर इन्वेड करने की कोशिश की और वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया पर्सनल रीज़न की वजह कर। लेकिन उसने उस इलाके में मुसलमानों को आबाद करवाया। वो मुसलमान 400 साल तक वहाँ रहे और ये फ़ायदा पहुँचा बाकी मुसलमान लीडर्स को कि आगे जाकर इंडिया को इन्वेड करने में मदद मिलेगा। सो इस वीडियो को हम लोग आज यहीं पर रखते हैं। इंशाल्लाह ये आपका 1.1 का पार्ट 1 है। 1.1 का पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द शेयर करते हैं आप लोग से। इसको पार्ट में बांटने का रीज़न ये है कि बहुत ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसी की वजह कर हम लोगों ने इस वीडियो को पार्ट में बांट रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोगों ने एंड किया इसी के बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको स्टार्टिंग का हम बता देते हैं, स्टार्ट करेंगे इन्वेज़न ऑफ मोहम्मद गजनी से। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 to 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड। तो हम लोग 1000 से स्टार्ट करेंगे इन्वेज़न मोहम्मद गजनी का। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, इसका गारंटी लेते हैं हम। और जितना भी पॉइंट्स आपको हम पढ़ाए और अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस और नॉलेज दिए हैं उसको याद रखिएगा। ये आपका बिल्कुल आपका MCQs में बहुत मदद करेगा। और आप चाहते हैं कि दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाए तो लाइक एंड शेयर करते रहिए प्लीज़।